पापा आ गए। आप रजाई नहीं लेकर आए, बहुत ठंड लगती है। माँ ने तो कहा था कि आप रजाई लेकर आओगे। सूरज जी क्या हुआ? आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, सब ठीक तो है? अरे उदास तो होंगे ही ना भाभी, बात ही ऐसी है। इस साल हमारी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। हमने जो सरसों की खेती करी है लगता है वो भी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और माँ, आप अब भी सिलाई कर रही हो? अरे अरे आराम कर लो। थोड़ा सा काम है, ये कर लूं। और तुमने खाना खाया कि नहीं? अरे माँ, आज तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। हम पांचों भाई जब खेत में खेती कर रहे थे तो वहाँ दर्द से कराहते हुए एक साधु बाबा आए। उन्हें काफी चोट लगी थी और वो भूखे भी थे, इसलिए हमने अपना खाना उन्हें दे दिया। उनकी चोट पर दवाई लगाई, जिससे खुश होकर साधु महाराज ने हमें ये बीज दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, तो इसीलिए इसे संभाल के रख देना। अगर साधु महाराज ने आशीर्वाद के रूप में ये बीज दिए हैं तो ये सच में कोई साधारण बीज नहीं होगा। हमें इसे अपने खेत में रोपना चाहिए। बहू, हमने खेत में सरसों की खेती कर रखी है, और वैसे भी हम तो जानते भी नहीं कि ये बीज कौन सी सब्जी के हैं। अगर ये गर्मी के बीज निकले तो हमारे बीज बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखो। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमने सरसों की खेती कर रखी है, पहले उसे देख लो। मेरा भी दर्जी का काम ठीक नहीं चल रहा है, जो मैं काम करूं। आप सही कह रही हैं माँ जी। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। पूरा परिवार बैठकर ठंड में सिकुड़ कर खाना खाते हैं और रात में एक फटा हुआ कंबल ओढ़ कर सोते हैं। और रात को मौसम बिगड़ जाता है और बारिश के साथ कुछ बर्फ के ओले गिरते हैं, जिस वजह से उनकी खप्पर की बनी छत टूट जाती है। पापा, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना। दादी, मुझे रजाई चाहिए, इस कंबल से ठंड नहीं जा रही। एक छत ही तो बची थी, वो भी टूट गई। अब हम कैसे इस ठंड में अपना गुजारा करेंगे? पूरा परिवार एक दूसरे को ठंड से पकड़कर थरथरा रहा होता है। और सुबह होते ही पांचों भाई खेत जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो फसल भी बर्बाद हो गई। अब कैसे इस ठंड से बचेंगे? कैसे अपना घर ठीक करेंगे हम लोग? पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। अब क्या खाएंगे हम लोग? हमारे पास तो दूसरी खेती करने के लिए न बीज है न पैसा। भैया, साधु महाराज ने शायद इसी दिन के लिए वो बीज दिया था। शायद वो जानते थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए हम उन्हीं बीज को रोपते हैं। पांचों भाई एक बार फिर घर उदास आते हैं और सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं। क्या फसल बर्बाद हो गई? अब हम क्या करेंगे? आरती बहू गर्भवती है और ये ठंड बढ़ती जा रही है। अगर साधु महाराज के बीज से भी फसल नहीं हुई तो? पर माँ जी, हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। तुम सब सही कह रही हो, पर बेटा, आधे बीज की ही खेती करना। इतना बोलकर आशा अपने बच्चों को वो बीज दे देती है और पांच भाई वो बीज ले जाकर खेत में डाल देते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जब वो सब 2 दिन बाद खेत जाते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत में घास लहरा रही है। साधु महाराज ने आशीर्वाद के रूप में हमें घास की खेती करने के लिए बीज दिया था, पर घास तो वैसे भी उग जाती है, बीज से ही क्यों होगी? और हम इन घास का क्या करेंगे? लगता है हमें इस साल ऐसे ही ठंड में ठिठुरना पड़ेगा और ठंड के प्रकोप को झेलना पड़ेगा। माँ, ये घास भले ही हमारे किसी काम की नहीं, पर इन घास से अपनी टूटी हुई छत की खप्पर ठीक कर सकते हैं। चलिए सारे घास काट कर घर की मरम्मत करते हैं। माँ, इस बार फसल तो नहीं हो पाएगी, पर हम इस ठंड में कोई दूसरा रोजगार जरूर ढूंढ लेंगे। अपने घर की छत को ठीक करने के लिए पूरा परिवार मिलकर घास की कटाई करता है और घास लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर उनके पीठ पीछे कटी हुई घास अपने आप फिर से बढ़ जाती है। इस बात से अनजान पूरा परिवार घर आता है और घास की मदद से अपने पूरे खप्पर को लेकर छत की मरम्मत करते हैं। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है और शाम तक उनके घर की छत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जैसे ही पूरा परिवार घर के अंदर जाता है तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर अंदर और बाहर से घास का बन चुका है और वो घर अंदर से काफी गर्म है।
माँ, दादी, हमारा तो घर घास का बन गया, कितना गर्म है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अगर रजाई होती तो मैं आराम से सो जाता। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। इसका मतलब साधु महाराज ने हमें जादुई घास के बीज दिए हैं और ये सारे घास जादुई हैं। अगर हमें पहले पता होता ये घास जादुई है तो हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहू, तुम खाना बना दो, मेरे पांचों बेटे थक गए होंगे। घर गर्म है, अब रात में ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। एक बार फिर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। भले ही घास का घर गर्म था, पर जमीन अब भी ठंडी थी, जिस वजह से उन्हें बिना रजाई के काफी ठंड लगती है। माँ जी, भले ही हमारा घास का घर गर्म है, पर बिना रजाई के ठंड बिता पाना बहुत मुश्किल है। बहू, तो चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो इसका भी हल निकल जाएगा। एक बार फिर पूरा परिवार ठंड से ठिठुरता हुआ सोता है और अगली सुबह जब पूरा परिवार फिर से खेत जाता है तो वो देखते हैं कि घास फिर से पूरी हो चुकी है। ये देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। माँ जी, ये तो सच में जादुई घास की खेत है। हम कितनी ही कटाई क्यों ना कर ले, पर ये कभी खत्म नहीं होगी। वो सब तो ठीक है बहू, पर हम इस घास का करेंगे क्या? ये घास हमारे किस काम? माँ जी, आपने देखा नहीं, हमने घास से अपनी छत डाली तो हमारा पूरा घर गर्म घास का घर बन गया। इसीलिए अब मैं इस घास से घास की रजाई बनाऊंगी। एक बार फिर आशा अपने बेटे बहू के साथ मिलकर घास की कटाई करती है और घर आती है, जहाँ दर्जी सास सिलाई मशीन पर फटे कंबल का कवर बनाती है, तो वहीं पांचों बहुएं उसमें घास भर देती हैं और एक जादू होता है और वो फटे कंबल की रजाई घास की रजाई बन जाती है, जो कि काफी मुलायम और गर्म थी। माँ, ये रजाई तो बहुत मुलायम और गर्म है, मैं तो सोने चला। बहू, तुम 2-3 रजाई और बना लो, आज रात को हम सब आराम से रजाई ओढ़कर सोएंगे। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। दीदी, हमें मिलकर 2 और घास की रजाई बना लेनी चाहिए ताकि हम इस ठंड से बच सके। इस तरह पांचों बहू मिलकर कुछ रजाई और बना लेती हैं और पूरा परिवार उसे ओढ़कर सोते हैं। अगले दिन फिर से पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ घास की कटाई करके घर आती हैं और सास उन घास को अपनी 5 बहुओं की फटी साड़ी एक एक करके सिलती है, तो वो देखते हैं कि पल भर में ही वो फटी साड़ी घास की साड़ी में बदल जाती है और वो सब साड़ियां पहन कर आती हैं। ये घास की साड़ी कितनी सुंदर और अच्छी है, बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है और ना ही ठंड लग रही है। ये सब तो ठीक है, पर ये घास तो खत्म ही नहीं हो रही। हमारे पास एक छोटा सा खेत था, अगर उस पर ये घास रही तो हम खेती कैसे करेंगे? रोजगार का साधन तो ढूंढना पड़ेगा ना। देवर जी, अब जादुई घास हमारे साथ है तो हम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम जादुई घास से रजाई और साड़ी बनाएंगे और जैसे मार्केट में नकली घास का बना कारपेट बिकता है, वैसे ही हमारी रजाई बिकेगी, पर वो असली घास की होगी। आरती का आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और वो सब फिर से घास की कटाई करके घर आते हैं, जहाँ दर्जी सास पहले फटे पुराने कपड़ों का जुगाड़ कर रजाई के कवर सिलती है और सारी बहुएं मिलकर उसी में जादुई घास भर देती है और पल भर में ही घास की रजाई बन जाती है, जिससे पांचों बहू सास के साथ मिलकर रोड पर बेचती हैं और ग्राहक ये नई तरह की रजाई देखकर काफी खुश होते हैं। अरे वाह, मैंने तो आज तक सिर्फ नकली घास की कारपेट देखी थी, पर ये तो असली घास की रजाई है। क्या ये कभी खराब नहीं होगी? हाँ बहन जी, ये कभी खराब नहीं होगी और ये बहुत गर्म है। इससे हम आपको साधारण रजाई के मुकाबले बहुत ही कम रेट पर देंगे। अगर पसंद ना आए तो 10 दिन के अंदर पैसे वापस। तुम्हारी स्कीम और रजाई दोनों ही बहुत अच्छी हैं। बहन, हमारे पास घास की साड़ियाँ भी हैं, देखो जैसे हमने पहनी है, ये भी काफी गर्म और मुलायम है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और अगर आपके शरीर पर कोई एलर्जी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी साड़ी दिखा दो। इस तरह दर्जी सास अपनी बहुओं के साथ घास की बनी साड़ी पहनकर घास की बनी रजाई बेचती हैं और अपने घास के बने घर में आराम से रहती हैं और बहुत जल्द पांचों भाई भी शहर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह आशा, आज तेरे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ अच्छा बनाया है बहू ने। आज मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने खाना बना दिया है, बस परोसना रहता है। आप जरा नंद जी से बोलिए ना कि वो घर के कामों में मेरी मदद करवा दें। क्या मैं घर के कामों में मदद करूं? पर भाभी, मेरे पास समय ही कहाँ होता है और मेरे पास कुछ साल तो है मायके में आराम करने के। उसके बाद तो शादी करके मुझे भी घर ही संभालना है।
बहू हद होती है, आलस की मैं देख रही हूँ। जब से सर्दियाँ आई हुई हैं तू आलसी होती जा रही है। दिया और आशा दोनों मदद करने से मना कर देती हैं, जिसके बाद बेचारी अर्पिता रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना लेकर आती है, जिसमें से एक ट्रे उसके हाथों से गिर जाती है। अरे बहू, तूने सास का शॉल ले रखा है, फिर भी तुझे इतनी ठंड लग रही है कि तुझसे एक ट्रेन भी संभाली नहीं जा रही। अरे हमारे टाइम पर तो हम इतनी ठंड में बिना स्वेटर के काम किया करते थे। कुछ नहीं भाभी, ये सब बस इसका नाटक है काम से बचने का। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर छोटी बड़ी गलती पर पूरा परिवार बेचारी अर्पिता को सुनाए जा रहा है और उसके कामों में कोई उसकी मदद नहीं करवा रहा? आखिर अकेली अर्पिता क्यों 25 लोगों का खाना अकेले बना रही है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। ओह, कितनी ठंड हो रही है। इतनी ठंड में तो 10 लोगों का खाना बनाना भी मुश्किल लगता है। पर अच्छी बात है कि मेरा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है। ये भगवान, लग रहा है ये ठंड तो जान ही लेकर मानेगा। बहू, मैं बाहर जाकर आग जलाने जा रही हूँ, तो आज 20 लोगों का खाना तू बना लेना। क्या 20 लोगों का खाना? पर वो क्यों माँ जी? बहू, हमारे सारे रिश्तेदार इसी मोहल्ले में रहते हैं और तेरी शर्मीली चाची है ना, उनके घर में रिनोवेशन का काम हो रहा है और उनका दूसरा घर किराए पर चढ़ा है, तो वो सब हमारे साथ रहेंगे 1 महीने। हे भगवान, इन सब लोगों को भी ठंड में ही आना था क्या? अब इतनी ठंड में मुझे 20 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। आशा अर्पिता को खाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है और बेचारी अर्पिता अकेली सभी के लिए खाना बनाती है। अब इसी तरह रोज रोज अर्पिता 20 से 25 लोग का खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन। अरे बुआ, आप यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ? क्यों नहीं, क्या मैं तेरे घर नहीं आ सकती खाना खाने? मेरे बच्चे कह रहे थे कि भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ दीदी, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो कहती हूँ आप आज यहीं रुक जाओ और खाना खाकर जाना। वैसे भी आपका घर कौन सा दूर है? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए रात में बहू के हाथ का खाना खाने के लिए रुक रही हूँ, वरना मैं तो 5 मिनट नहीं रुकती। ठंड बहुत है, तुम तो जानती हो ना। घर में ये 20 लोग कम थे क्या जो बुआ जी अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई? ओहो, अब मुझे 25 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। अर्पिता मुंह बनाकर रसोई में जाती है और चावल धोने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करती है और पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि अर्पिता चावल स्लिप पर रख देती है और अपने मुंह से अपने हाथों पर गरम गरम भाप मारते हुए खुद से कहती है, कितना ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी में अगर मैं 25 लोगों का खाना बनाऊंगी, ओह तो क्या हालत होगी मेरी। ऐसे भी मुझे जुकाम सा महसूस हो रहा है। भाभी क्या कर रही हो? खाना बनाओ ना, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आपने कुछ किया भी नहीं। दिया इतना बोलकर मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये देखकर अर्पिता को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी बहू थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती और खाना बनाकर बाहर लाती है। पूरा परिवार बड़े ही मजे के साथ खाना खाते हैं। उफ़, ये ठंड, जो भी कहो, बहू के हाथों में स्वाद तो बहुत अच्छा है। खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती है। अरे वो सब तो ठीक है, पर बहू इतनी ठंड में तूने चावल क्यों बना दिया? अरे चावल खाते खाते मुझे तो ठंड लग गई है। इन्हें खाना खाते खाते ठंड लग रही है, मुझे बनाते हुए ठंड नहीं लग रही। कोई बात नहीं ससुर जी, कल से आपके लिए रोटी बना दूंगी। भाभी मुझे ना 2 रोटी और दे दो। ओहो, और बहू सुबह का इंतजार मत करना, सारे बर्तन अभी साफ कर लेना, कितनी ठंड हो रही है, आग जलाना ही पड़ेगा। और हाँ भाभी, मेरे और भैया के कपड़े भी इस्त्री कर देना, हम दोनों को सुबह जल्दी जाना है। पूरा परिवार आराम से खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है, पर बेचारी अर्पिता इतनी ठंड में रात में अकेले पूरी रसोई की सफाई करती है और बर्तन धोकर रखती है। कुछ देर बाद वो अपने पूरे परिवार वालों के कपड़ों को रात में ही इस्त्री करती है और सुबह 5 बजे उठकर फिर से 25 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। पर वो जैसे ही नल चालू करती है, नल टूट जाता है और सारा पानी अर्पिता के ऊपर चला जाता है। अब क्या करूं? मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए हैं, कल वाले कपड़े भी नहीं सूखे अब तक। अब मैं क्या पहनूं? एक काम करती हूँ, दिया से कुछ कपड़े मांग लेती हूँ। अर्पिता इतना बोलकर दिया के पास जाती है और उसके कमरे का दरवाजा पीटती है, पर दिया दरवाजा नहीं खोलती, जिसके बाद अर्पिता अपनी सास के पास जाती है। माँ जी,
रसोई का नल टूट गया और मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे सारे कपड़े गीले पड़े हैं। आप अपना कोई शॉल दे दो ना, ताकि मैं खाना बना सकूं। बहुत ठंड लग रही है रसोई में। बहू, आलसपन की भी हद होती है। ये एक ऐसा बहाना है तेरा कि तेरे पास कपड़े ही नहीं है। ले, मेरे पास ही पतला सा शॉल है, इसे ओढ़कर खाना बना ले। वैसे भी खाना बनाते वक्त ठंड नहीं लगती। अर्पिता अपनी सास का हल्का सा शॉल ओढ़कर रसोई में कांपते हुए खाना बनाती है, जिस वजह से उसे जुकाम लग जाता है और खाने की खुशबू इतनी अच्छी आती है कि उसके पड़ोस की चाची चाचा भी उनके घर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। कुछ देर बाद अर्पिता सभी के लिए खाना लेकर जाती है, जिसमें से एक ट्रे उसके हाथ से गिर जाती है और पूरा परिवार उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। पर अब अर्पिता चुप नहीं रहती। माँ जी, मैंने जानबूझकर खाने की ट्रे नहीं गिरी है। मैं जानती हूँ कि ये खाना मुझे ही दोबारा बनाना पड़ेगा और सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ओह, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और मैं इस ठंड में पतला सा शॉल ओढ़कर काम कर रही हूँ। मेरे सारे कपड़े गीले हैं और मुझे जुकाम भी हो गया है। ठंड के मारे हाथ पैर जाम हो गए हैं, पर कोई यहाँ मेरी मदद नहीं करना चाहता। उल्टा सब मुझे ही सुना रहे हैं। भाभी, क्या बहू लेकर आई हो? काम चोरी की भी हद होती है। देखो इस ठंड में कैसे अपनी ये गलती का इल्जाम आप पर लगा रही है। मिल गई तुझे तसल्ली। 25 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवाते हुए इतना भी क्या बुखार चढ़ गया है तुझे कि तुझसे घर के काम नहीं हो रहे। अब जा जाकर घर के बाकी के काम कर ले। आशा के कहने पर ठंड से कांपती हुई अर्पिता मुंह बनाकर घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और उसे ठंड ज्यादा लगने लगती है, जिसके बाद में अर्पिता गीली स्वेटर पहन के अपना बुखार चेक करती है और उसे उस समय 103 डिग्री बुखार होता है। और जैसे ही रात में दिवाकर घर आता है, वो अपने सारे कपड़े घर में फैला देता है, जिस वजह से अर्पिता अपने पति से लड़ने लगती है। ये क्या बदतमीजी है दिवाकर। मैं यहाँ बुखार में तड़प रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, इस ठंड में खाना बना रही हूँ और तुम हो के कमरा फैला रहे हो। अर्पिता, सिर्फ तुम्हें ही ठंड नहीं लग रही है, हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है, पर हम तुम्हारी तरह ठंड का बहाना नहीं करते। भूख लग रही है, जाओ अब खाना ले आओ। इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। यहाँ मुझे 103 डिग्री बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा और फिर भी ये लोग मेरे ही भरोसे बैठे कि मैं ही नहीं खाना दूं। कोई भी अर्पिता की हालत नहीं समझता और अर्पिता 104 डिग्री बुखार में काम करती है। पूरी रात अर्पिता बुखार से तड़पती है और सुबह उठकर रसोई में खाना बनाने जाती है, पर उसका बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो काम नहीं कर पाती और खाना गैस पर रखकर बेहोश हो जाती है। भाभी, आपको खाना जलने की बदबू नहीं आ रही है क्या? बदबू तो मुझे भी आ रही है। बहू का बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं है। ठंड क्या बढ़ी, इसने तो काम से पीछा छुड़ाने का बहाना ही ढूंढना शुरू कर दिया। इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया। अभी जाकर बताती हूँ इसे। आज खाना जल रहा है, कल पूरा घर न जला दे कहीं। गुस्से में तिलमिलाती आशा अपनी नंद के साथ रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि अर्पिता जमीन पर बेहोश पड़ी है। जब आशा अपनी बहू को उठाने के लिए उसे छूती है तो वो देखती है कि उसकी बहू बुखार से तप रही है। अब जल्दी से आशा दिवाकर को बुलाती है। दिवाकर अपनी बीवी को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसका बुखार चेक करता है। 104 डिग्री बुखार? मां, ये क्या है? मेरी बीवी 104 डिग्री बुखार में 25 लोगों का खाना बना रही है। दिवाकर बेटा, हमें थोड़ी ना पता था कि बहू को 104 डिग्री बुखार है। हमें तो लगा हल्का हल्का सर्दी जुकाम है। अगर सर्दी जुकाम भी था तो आप लोगों को मेरी बीवी की मदद करनी चाहिए थी, पर मैं आप लोगों से क्यों शिकायत कर रहा हूँ? गलती तो मेरी भी है। रात में उसने मुझसे कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने उसकी नहीं सुनी। पर अब बस, जब तक अर्पिता ठीक नहीं हो जाती आप सभी 25 लोग मिलकर अपना खाना खुद बनाओगे और जब अर्पिता ठीक हो जाएगी तब भी आप सब उसकी मदद करोगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठंड हम सबके लिए एक बराबर है, फिर हम सिर्फ क्यों ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब से हम इस ठंड में भाभी का ख्याल रखेंगे।